आरओ एआरओ की वैकेंसी हाई कोर्ट उसका जवाब दे, जहाँ पर सीधे भ्रष्टाचार पकड़ा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला पकड़ा गया, जहाँ 27% पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जहाँ मात्र 3% आरक्षण को देने का काम किया गया। तो सवाल ये बनता है कि योगी सरकार में जो लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, सबसे बड़े खलनायक गुनाहगार ये हैं, क्योंकि पिछड़ों को जात के नाम पे भड़का करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लोग बनवाते हैं। और पिछड़ों के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज घुटने पर रेंगते हुए धार्मिक दृश्य है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान इस कदर है कि घुटने के बल सड़क पे रेंग रहा है इस गर्मी की चिलचिलाती धूप में, जहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर पे, और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। देश के प्रधानमंत्री 5 देश की यात्रा करने के लिए निकले हैं। वहीं यूएई के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जैसे कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं, उस तरह गले मिल रहे हैं। और भारत के मुसलमानों से जैसे गंध आती है, इस तरह से मिलते हैं। इसी बात को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। देश के प्रधानमंत्री 5 देश की यात्रा के लिए निकले हैं और विदेशों में किस तरह मिल रहे हैं, देश देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उनके असली चाल चरित्र चेहरे को अब देश का बच्चा पहचान चुका है। बिल्कुल पहचान चुका है। और इसलिए पहचान लिया है कि जैसे प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे देश के मुसलमानों की तरफ तंज कसते हुए चुनाव में कि मैं तो कपड़े से पहचान जाता हूँ, तो देश का बच्चा उनके चरित्र को पहचान चुका है, उनके चाल को पहचान चुका है, चेहरे में जितनी दाढ़ी छोटी बड़ी कर लें उससे भी पहचान चुका है। ये बात बहुत अच्छी तरह से आपने उठाई कि अभी 5 देशों की यात्रा में जा रहे थे, तो बीच में एक उनके यात्रा का इंटरवल होता है, तो यूएई के शासक से मिलते हैं, वीडियो चल रहे हैं। वो ऐसा लगता है जैसे उड़ता हुआ कोई बाज या कबूतर जा रहा हो मिलने, और इतना प्रेम दिखाते हैं जैसे लगता है कि मतलब सही कहा कि जैसे कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। ये चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जब उछलते हुए दिखाते हैं, तो यही सवाल अभी जब वो 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं पर अभी पता चला कि नीदरलैंड के एक पत्रकार ने पूछा, हम आपकी जगह नॉर्वे के एक पत्रकार ने पूछा, क्योंकि नॉर्वे पूरी दुनिया में पत्रकारिता में या ह्यूमन इंडेक्स में, मानवता में सबसे ऊपर वो देश आता है। वहाँ प्रधानमंत्री जी देखा आपने कि जैसे लगा उनको भाषा ही नहीं समझ में आ रही, वहाँ निकल गए जी। उसने पूछा किस बात को, हम बात करना चाहते हैं हिंदुस्तान में चीज़ें। वही चीज़ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि हम सब चिंतित हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के प्रति जिस तरह से घृणा का माहौल किया जा रहा है, इसके बारे में क्या है। तो विदेश गए हुए हमारे प्रधानमंत्री इस पे जवाब नहीं दे पाते। आपने देखा कि फॉरेन सेक्रेटरी हमारे जो हैं वो कैसे जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं भारत विविधता का देश है, भारत में ऐसे ही अनेकता में एकता है। तो वहाँ एक तरह से पूरी बात को घोटने का या कह लीजिए कि छिपाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हमारे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अभी बकरीद का त्यौहार 1 हफ्ते है, बंगाल में नंगा नाच हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देखे कि नमाज सड़क पे नहीं करने देंगे। तो ये बार बार मैं कहता हूँ आपके जैसे चैनलों पे और मीडिया के लोगों से कि ये पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड हो चुकी है, ये डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। हम वाराणसी में या हिंदुस्तान के किस कोने में हम क्या कर रहे हैं, या हिंदुस्तान के किसी कोने को छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है वो हम बैठ के देख रहे हैं और उससे आकलन हो रहा है। तो इस चीज़ को वहाँ पे नॉर्वे हो चाहे नीदरलैंड हो, वहाँ पे
हमारे देश की कितनी बेइज्जती हुई है, स्वयं प्रधानमंत्री ने कितना अपमान पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का किया है जब पत्रकार के सवाल का जवाब देकर के नहीं गए। और इसलिए नहीं गए क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री होने के पहले आरएसएस का एक सच्चा स्वयंसेवक हूँ। और ये सच्चा स्वयंसेवक जब ये कहते हैं तो सीधे सीधे आरएसएस ने जो आज़ादी के पहले जिसने नफ़रत के बीज को बोने का काम किया, जिसने हमेशा हिंसा, द्वेष, दंगे की राजनीति की, भारत के बंटवारे में जिसने पूरी तरह से दंगा का, पूरी तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच में एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा, ऐसे नफरती सोच के लोग, इन्होंने खूब कत्लेआम मचाया। और इतना ही नहीं, वही आरएसएस जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में भी कहीं न कहीं उसकी भी भागीदारी थी, जिसके नायक थे यानी आरएसएस के, और देश के खलनायक थे आपके विनायक दामोदर सावरकर। तो सारी चीज़ें उस आरएसएस वाली सोच से जो भारतीय जनता पार्टी जो नफ़रत और दंगे और विद्वेष की राजनीति करती है, उसी के परिचायक नरेंद्र मोदी हैं, उसी की परिचायक भाजपा सरकार और मोदी सरकार है, जिसकी विदेशों में किरकिरी हो रही है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब इतना ही प्रेम यूएई के प्रधानमंत्री से या वहाँ के शासक से है, तो आपके चैनल पे कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अगर एक शब्द बोल दें, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें इनकी हैं, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोल दें कि अपनी इस भाषा को सुधार कर लो, अगर सड़क पे नमाज करने के लिए, जो कि नमाज तो कभी हफ्ते में एक बार होती है, और वैसे भी उनकी जब रमजान का महीना चलता है, और सीधे सीधे वो सुप्रीम कोर्ट के तहत ये शासन का विषय बनता है कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय की पूजा पाठ को आप अच्छी तरह से उसका आयोजन सफल कराने के लिए आप सहयोग करेंगे। और इसीलिए यही प्रशासन जब दुर्गा पूजा 8-8 दिन रोड पे लगवाता है, यही प्रशासन एक महीने जब कांवड़ की यात्रा होती है तो एक तरफ मार्ग बंद करके रखता है, यही प्रशासन तमाम ऐसे आयोजन हिंदुओं के भी होते हैं जो सड़कों पे ही होते हैं, तो उसकी कोई बुराई नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत आप जब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, यानी अपने धर्म के अलावा दूसरे के धर्म का भी सम्मान ये करना चाहिए। जिस संविधान की शपथ लेकर के देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठते हैं, जिलाधिकारी बैठता है, यही सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अगर इस चीज़ को रोक लगाते तो आज इस तरह की किरकिरी नॉर्वे में, नीदरलैंड में न होती। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का एक दिवसीय बनारस में आगमन हुआ। इसी सर्किट हाउस में रुके थे और पत्रकारों से वार्ता करने की जब बात आई तो पत्रकारों को सर्किट हाउस के बाहर निकाल दिया गया। क्या डर था कि क्या एस्टीन फाइल को लेकर के मीडिया कर्मी जो सवाल करते उससे डर गए? देखिए, पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हरदीप पुरी हों पेट्रोलियम मिनिस्टर के रूप में, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जो है निर्मला सीतारमण हों, चाहे आप विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर जी हों, चाहे गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी हों, चाहे रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी हों, ये सब के सब असफल और नक्कारे साबित हो चुके हैं। चाहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हों, ये सब नक्कारे। और एप्स्टीन फाइल में आपने बहुत अच्छा नाम लिया, हरदीप पुरी उसी चीज़ से डरे हुए हैं। वही हरदीप पुरी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा एप्स्टीन फाइल की, जो करीब करीब लाखों में, जो हज़ारों पन्ने जो आए हैं, उसमें किस तरह से कि जब ये व्यक्ति आईएएस होते हुए एप्स्टीन से मिल रहा, तो वो एप्स्टीन, जॉर्ज एप्स्टीन, जो मानव तस्करी करता था, छोटी बच्चियों के साथ रेप और उनके अंगों को जानवरों की तरह खाने का जो एक आयोजन होता था, उसमें जो शामिल होता था, उस ऐसे पिशाच से मिलने का काम हरदीप पुरी तब तक करता था जब ये भारत सरकार में मंत्री बनने के पहले, और मंत्री बनने के बाद यही हरदीप सिंह पुरी उस एप्स्टीन से मिल करके नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो इजराइल की यात्रा हो, अमेरिका की यात्रा हो, उसको तय करा रहा था। उसकी बेटियों को सम्मानित करने का काम एप्स्टीन ने किया था जी। तो इसलिए बनारस जब वो आए, मैंने भी देखा कि वो कहे कि अगर मैं जिलाधिकारी होता
बनारस का, तो मैं पत्रकारों को ना आने देता। शर्म आती है इन सबको, इन सब के चरित्र पे कि तुम आईएएस ही तो थे। तुम जिस सिविल सेवा परीक्षा को पास करके आईएएस बने हरदीप पुरी, उसमें सबसे पहले तुमने संविधान की शपथ ली होगी। जिस मंत्री के पद पे हो, हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर के रूप में हो, वहाँ भी संविधान की शपथ ली थी। और संविधान की शपथ में इस देश की धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म के और सोशलिज्म के तहत कहीं एक लाइन थी क्या कि तुम कहीं चाहोगे तो पत्रकारों को रोक दोगे, या तुमसे कोई आम नागरिक सवाल पूछेगा तुम्हारे शासन और तुम्हारी क्रिया प्रक्रिया पे, तो क्या रोक दोगे? नहीं। इसलिए क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं। ये एपस्टीन फाइल में जिस तरह से इनका नाम आया है, जिस तरह से एपस्टीन फाइल की कारगुजारियाँ डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में हैं, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप देश का प्रधानमंत्री को एक कंप्रोमाइज पीएम के रूप में बना चुका है। और वही कंप्रोमाइज पीएम के अंतर्गत काम करने वाला एक कंप्रोमाइज पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जो बनारस में आकर के हमारे यहाँ पत्रकार भाइयों को डरवाने का और धमकाने का काम करता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बनारस के हमारे जाबाज पत्रकार जो सही मायने में देशभक्त हैं, ऐसे किसी हरदीप पुरी के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी सत्ता के, किसी दल के नहीं, कलम के सिपाही हैं। और वो उसके प्रति वफादारी से अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हरदीप पुरी अब कहीं भी जाएगा तो बिल्कुल घेरा जाएगा, पत्रकार उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार युवा झेल रहे हैं, किसान झेल रहे हैं। वहीं बेरोजगार जो नौकरी मांगने के लिए आदित्यनाथ योगी के आवास पे जब गए तो ज़मीन पे रेंगते हुए दिखाई पड़े हैं। सर, इस बेरोजगारी में अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो परिवार नहीं चलेगा, क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप जैसे कुछ ईमानदार पत्रकारों को देख करके अच्छा भी लगता है और मन में डर भी लगता है। डर ये लगता है कि आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के शासन की, प्रशासन की जो निगाहें हैं वो इतनी बुरी हैं कि वो सच सुनना पसंद नहीं करती, सवाल तो उठाना पसंद नहीं करती। अभी फहरिस्त गाई जा रही है कि बहुत सी नौकरियां दी। कौन सी नौकरियां दी आप? बांदा में वहाँ पे यूनिवर्सिटी का मामला आता है तो पता चलता है कि 10 में से 8 वहाँ पे जो नियुक्तियाँ की जाती हैं प्रोफेसरों की, योगी आदित्यनाथ जी के, उनकी बिरादरी के लोगों के, ठाकुरों को दी जाती हैं। वहीं पर बैंक की भर्ती के ऑपरेटिव में जहाँ सीटें आती हैं, वहाँ पर भी मैक्सिमम एक ही जात के लोगों को दिया जाता है। आरओ एआरओ की वैकेंसी हाई कोर्ट उसका जवाब दे, जहाँ पर सीधे भ्रष्टाचार पकड़ा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला पकड़ा गया, जहाँ 27% पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जहाँ मात्र 3% आरक्षण को देने का काम किया गया। तो सवाल ये बनता है कि योगी सरकार में जो लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, सबसे बड़े खलनायक गुनहगार ये हैं। क्योंकि पिछड़ों को जात के नाम पे भड़का करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लोग बनवाते हैं। और पिछड़ों के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज घुटने पर रेंगते हुए वो नौजवान जा रहा है। कितनी मतलब मार्मिक दृश्य है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान इस कदर है कि घुटने के बल सड़क पे रेंग रहा है इस गर्मी की चिलचिलाती धूप में, जहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर पे, और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हमारे जो नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, वो सामान्य में हो, चाहे पिछड़ों में हो, चाहे अति पिछड़ों में हो, चाहे दलित में हो, आपके साथ अन्याय योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं कर रहे हैं। आपके साथ अन्याय आपके वो नेता कर रहे हैं जो आपको जातियों के नाम पे बेचते हैं, जो कहीं पटेल के नाम पे बेचते हैं, कहीं मौर्य के नाम पे बेचते हैं, कहीं विश्वकर्मा के नाम पे बेचते हैं, कहीं निषाद के नाम पे बेचते हैं, कहीं राजभर के नाम पे बेचते हैं। ये जितने हैं, इनको अगर आप जवाब नहीं दोगे, इनको आने वाले चुनाव में इनकी असली जगह नहीं पहुंचाओगे, तो आप केवल झंडे उठाओगे, दरी बिछाओगे, आपके लोगों को नौकरियों के लिए घुटने पर रेंगना पड़ेगा। और आप इतने ही के लिए उनके लायक हो, उनके बेटे बेटियां, उनके नातेदार रिश्तेदार वो एमएलसी बनेंगे, विधायक बनेंगे,
मंत्री बनेंगे और आपको जाति के नाम पर बेचा जाएगा और बेचने का काम कर रहे हैं। अगर ये गुस्सा अगर युवाओं का अगर सड़कों पे आ गए तो भाजपा का क्या असर होगा, जिस तरह से नेपाल श्रीलंका में हुआ है? देखिए, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है और यहाँ का युवा अभी जिस तरह से नेट में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 5वीं बार नेट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 90 से ज़्यादा परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती हो, विशिष्ट वो बीटीसी का मामला हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, नलकूप ऑपरेटर की भर्ती हो, सब में पेपर लीक हुए, तमाम जैसे 1 दर्जन के लगभग उत्तर प्रदेश में। और इन सारे चीज़ों को देखते उत्तर प्रदेश का युवा, पूरे देश का युवा चिंतित है, क्योंकि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता। पकड़े जाने वाले लोग जो पकड़े जाते हैं वो मौज मस्ती के तौर पर रहते हैं, कोई विशेष उनके ऊपर इस तरह का कानून नहीं थोपा जाता है कि उनको फांसी की सज़ा हो या उनको आजीवन कारावास की सज़ा नहीं होती। और कौन लोग हैं पकड़े जाने वाला? भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलता है। आपने राजस्थान में देखा कि एक ही परिवार के लोग सब डॉक्टर बने हैं। जो राजस्थान में एक जयपुर के पूर्व मंत्री और सांसद आते हैं, राजवर्धन सिंह राठौर उनके साथ रहता था। और पता चलता है कि जब सीबीआई जो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जो 700 से ऊपर नंबर पाया था 720 में, उसको बुला करके जब कहता है कि फिर से पेपर दो तो 105 नंबर पाता है। ये असलियत है। लेकिन कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई की बात जब जहां आती है तो इस देश में नैतिकता इस सरकार के अंदर गिर चुकी है। उस धर्मेंद्र प्रधान को तो कम से कम अपने नैतिक आचरण को सोचना चाहिए, जिसने 2024 में कहा था कि कोई लीक नहीं हुआ है जांच। ये क्या है? 4 बच्चे जो है आत्महत्या कर लिए, चाहे वो दिल्ली की बेटी वो पांडे रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लड़का जो है लखीमपुर खीरी का मिश्रा रहा हो, चाहे वो जो है राजस्थान का जो मेघावल रहा हो, और गरीब घरों के बच्चे हैं जी। इन बच्चों के दर्द को वो परिवार पूरा आज भुला नहीं पाया। 22 लाख जो बच्चों के अभिभावक हैं, उन अभिभावकों के बीच में भी पीड़ा है कि इस सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रखती। जांच होगी, परीक्षा फिर से होगी, या परीक्षा में कुछ ग्रेस मार्क दे देंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। अगर इस देश के शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई होती जी, तो शायद आज ये दिन देखने को ना होता। और मैं एक विशेष निवेदन करूंगा अपने नौजवानों से, चाहे वो नीट की परीक्षा में जो लड़के बच्चे फेल हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में है। मेरे देश के नौजवानों, मेरे युवा साथियों, आप इस देश के भविष्य हो। आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अपनी आत्महत्या करते हो, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार हो, ये सरकार आपकी एक तरह से हत्या करवा रही है। जब आप अपनी आत्महत्या कर सकते हो तो आपसे बड़ा बहादुर वीर कौन है जो अपने आप को मार सकता है? ये मत करिए, क्योंकि आपके बूढ़े माँ बाप के आप बुढ़ापे की लाठी हो, अपने परिवार की लाठी हो। आपको संघर्ष करना होगा, और संघर्ष ये करिए कि इस तानाशाही सरकार को, इस पेपर लीक सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पे उतरिए और इनको जड़ से उखाड़ करके फेंकिए। इनकी मौत होनी, इनकी राजनीतिक मौत होनी चाहिए कि दोबारा ये हिंदुस्तान की सत्ता में किसी राज्य में भी ना आने पाएँ और युवाओं के भविष्य को कहीं भी ये ख़त्म न करने पाएँ, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने पाएँ। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और नहीं तो जिन लोगों को मेरी बातें नहीं जम रही हैं ना, वो अपने घरों में कट्टर हिंदू का नारा देते हैं, हर हर मोदी योगी का नारा देते हैं। थोड़ा अपने बच्चों के चेहरे को पढ़ लो। उन अभिभावकों को कह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बने हुए थे, जो इनके मुरीद बने हुए थे। आप ही का बच्चा है ना, परीक्षाओं के पेपर लीक में शामिल हुआ था। आप ही का बच्चा है ना, मैंने जितनी परीक्षाओं को गिना जिसके पेपर लीक हो गए, बेरोजगार होकर के टहल रहा है। और यही कट्टर हिंदू बनाते बनाते आपका बच्चा रामनवमी के दिन मस्जिद पे चढ़ करके भगवान राम को वहाँ खोजता है। भगवान राम कहे थे क्या कि रामनवमी के दिन मस्जिद में ना वहाँ मिलेंगे, और उनके लड़के क्या करते हैं? विदेश मंत्री का लड़का अमेरिका में रहेगा,
इंग्लैंड में रहेगा, शिक्षा मंत्री का रहेगा, वित्त मंत्री का रहेगा। तो जितने मिनिस्टर्स हैं, इनके लड़के रामनवमी के जुलूस में मस्जिद पे नहीं चढ़ते, इनके लड़के नीट की परीक्षा में पेपर लीक में नहीं रहते, क्योंकि इनके भविष्य का निर्धारण इनके पिता ने, इनके बाप ने, जो आपके गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, वो उनके लिए विदेशों में पूरी भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं। चाहे गृह मंत्री का लड़का बैट से एक रन भी नहीं लिया हो, दुर्भाग्य है कि AICC का ICC का वो चेयरमैन है, ये स्थिति है। तो आपको आगे आके देखना पड़ेगा कि हमको इस सरकार से मुक्ति चाहिए, तो सड़क पे उतर करके इस सरकार के खिलाफ में खड़ा होना होगा और अपनी जान नहीं देना होगा, बल्कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजीव सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।